से उनसे उनको अपॉइंटमेंट मिला तो उन्होंने जनता सरकार को कहा कि हम आप पर ही शोध करना चाहते हैं, तो हम मुझे आपका खंडन करना है। ये सब चलता है। स्कॉलर्स वाले में बुरा नहीं मानते हैं, लोग खुश होते हैं कि हम पर ये रिसर्च कर रहा है। तुम्हारे अगस्त में भी लिखो ना, तो उसमें देखो, इसीलिए देखते हैं ना कि कोई अगर कभी कभी टीचर गुस्सा खा जाते हैं कि बच्चा हमारे अगस्त में बोला, तो उनको आश्चर्य होता है, अरे दिमाग में कुछ आइडिया तो इसको आ रहा है, गलत आ रहा है। अगर तुम लोगों का क्या है, रिस्की आइडिया होता तो मना कर देते नहीं नहीं ये मत लो, रिस्की आइडिया है, क्योंकि बच्चे हो ना। लेकिन जब तुम्हारे से कोई अगर सकारात्मक आइडिया आता है तो हम उसकी तारीफ भी करते हैं कि बच्चा अच्छा किया। सोचो ह्यूमैनिटीज में तो कोई एक फिक्स विचार नहीं होगा ना, डायमेंशन तो खुलना ही चाहिए। और कोई स्टूडेंट खुद कुछ सोच रहा है तो ही मस्ट बी इन करे। तो रिसर्च स्कॉलरशिप में क्या होता है कि कोई अगर आप पर शोध करके आपका खंडन कर रहा है, इसका मतलब है आपकी लिखी गई चीजों का वर्थ है। और अगर आपकी लिखी हुई चीजों का वर्थ नहीं तो कोई ध्यान ही नहीं देगा। अब जैसे मोदी साहब ने स्टेटमेंट दिया कि एंशिएंट टाइम में प्लास्टिक सर्जरी थी, और गणेश का उदाहरण दिया, और उन्होंने कहा कि टेस्ट ट्यूब बेबी का भी प्रचलन था, और कर्ण का उदाहरण दिया कि माँ के कौन से पैदा हुआ, और टेस्ट ट्यूब बेबी का एग्जाम्पल उसमें होता था। इरफान हबीब ने किसी ने पूछा तो उन्होंने हंस के कहा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई प्रोफेशनल हिस्टोरियन तो है नहीं, वो तो अपना एक स्टेटमेंट वैसे ही दे दिया है, मुझे इतना वर्थ नहीं लगता कि मैं इस पर कोई विचार करूं। लेकिन अगर कोई हिस्टोरियन लिखता तो इरफान हबीब तुरंत लोहा लेके खड़े हो जाते और कहते एविडेंस दीजिए, हिस्टोरिकल एविडेंस दीजिए, किस आधार पर आप कहते हो प्लास्टिक सर्जरी था, वो गणेश की मूर्ति ये तो आपने बनाई है सोच के। अब आपके मन है तो आप हाथी का सर लगा दो किसी इंसान में, और इच्छा है तो बाघ का सर लगा दो, लेकिन उसका एक वैलिडिटी तो होनी चाहिए ना कि कैसे आप कोई एविडेंस दिखाओ हिस्ट्री में। तो हिस्टोरिकल एविडेंस एक ऐसी चीज है कि बिना उसके कोई चीज स्टैब्लिश होता नहीं, हालांकि एविडेंस में भी विवाद होता है। तो मैं वही बता रहा था कि तब उन्होंने लिखना शुरू किया, तो उन्होंने कहा सरजनाथ सरकार को कि भाई आप हमें कुछ टाइम दीजिए। सरजनाथ सरकार ने कहा देखो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं प्रत्येक दिन 2 मिनट टाइम दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दे सकता। 4 बजे आप मेरे लाइब्रेरी में रहो, 4 से 4 बजे के 2 मिनट में चाय पीने का टाइम है, उसी समय मैं आऊंगा और 2 मिनट में तुमको जितना क्वेश्चन है पूछ लेना। तो सतीश चंद्रा बैठे पढ़ते रहते, 4 बजता था तुरंत सरजनाथ सरकार 2 कप चाय लेके खुद आते थे दौड़े हुए, 1 कप सतीश चंद्रा को खुद लेते थे, बोलते पूछो। अब 2 मिनट में वो चाय पीते थे, सतीश चंद्रा फटाफट क्वेश्चन पूछते थे और फटाफट आंसर देते थे, और फिर 2 मिनट हुआ सॉरी निकल गए। अब सतीश चंद्रा को 30 दिन रहना पड़ा उस लाइब्रेरी में सिर्फ 60 मिनट के लिए। 60 मिनट में उनका क्वेश्चन वगैरह का जो काम था हो गया। तो लास्ट डे प्रणाम करके उन्होंने कहा कि थैंक्स सर, अब नाउ माई वर्क इज ओवर, नाउ आई एम जस्ट रिटर्निंग। तो बड़ा खुश हुए सर उसका, बोले कि देखो तुम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो बच्चे होते हो ना बड़े मेहनती होते हो, लेकिन तुम्हारे जो टीचर होते हैं बड़े लेजी होते हैं। उन्होंने टीचर पर भी एक चरण लगा दिया उन्होंने। तो होते हैं विद्वानों के महकमे में। विलियम डेलिम्पल की बुक अभी बहुत चर्चा में है, आप लोगों ने सुना है कि नहीं? विलियम डेलिम्पल का नाम नहीं सुना? कहां रहते हो तुम आजकल? एनार्की करके बुक आई है डेलिम्पल की। डेलिम्पल तो इस जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का वाइस प्रेसिडेंट है, वो बैटल ऑफ पलासी पर है। दोनों को मॉडर्न में मैं दूंगा, उसका भी व्यू जो निकल के आएगा। तो डेलिम्पल आज के तारीख में बड़ा पॉपुलर हिस्टोरियन है। उसकी बुक जो आने वाली थी तो मुझे बाहरी संस में 150 कॉपी का हमने लाइन लगाया था। मैंने इतना पहले जैसे नहीं दिखता, पहले जो बच्चों का जो निकलता था सीरीज हैरी पॉटर, देख दो उसी तरह डेलिम्पल में लाइन लग जाता है। उसका प्रचार भी ऐसा है कि 2 महीना पहले रिलीज से पहले ही उसका पोस्टर मार्केट में आने लगा, डेलिम्पल एनार्की एनार्की एनार्की, लगता है क्या बहुत बड़ी चीज आ रही। तो डेलिम्पल भी यही क्लेम किया जब वो लिखा था द लास्ट मुगल 2005 में, बड़ी चर्चा में हुई थी, 1857 के रिवोल्ट पर लिखा था। तो उसने कहा था डेलिम्पल ने, इंडियन हिस्टोरियंस पढ़ते नहीं। मैंने इस बुक को लिखने से पहले 20,000 पुस्तकें पढ़ी है दिल्ली लाइब्रेरी से, 20,000 पुस्तकें, तब जाके लिखी है बुक। अब समझो 20,000 पुस्तकें एक इंसान, और उसकी बुक भी निकलती है तो 6 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष काम करता है, तब वो निकलती है बुक उसकी। तो जब ये
सर जगन्नाथ सरकार आए तो आपका पूरा यूपीएससी के हिस्टोरियन बन गए सतीश चंद्र। आधा हर क्वेश्चन में सर जगन्नाथ सरकार, आधा सतीश चंद्र। आपको क्वेश्चन यूपीएससी में आता कि क्या अकबर की राजपूत नीति को औरंगजेब के द्वारा उलट दिए जाने का मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ, तो तुम समझ जाओगे कि सर जगन्नाथ सरकार को सतीश चंद्र से काटना है। क्योंकि अब ये मार्क्सवादी थे, उन्होंने व्यक्तिगत नीति को, अच्छा रोल ऑफ इंडिविजुअल तो है, व्यक्ति की भूमिका को नकार नहीं सकते। ऑब्जेक्टिव मेटेरियल फैक्टर का मतलब हुआ कि आप में अगर भौतिक कारक लग गया तो आपकी का व्यवहार बदल जाएगा। आज तुम देखते हो कि पॉलिटिकल लीडर्स को ही देखो ना, अब तो खैर नए नए अब आ गए हैं मीडिया, तो मीडिया में तो इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया आने के बाद तो बड़ा खतरा वाली बात हो गई है। कोई पार्टी बदलता है, तुरंत पत्रकार पूछता है कि अच्छा आप तो आ गए फिर पार्टी में, तो कहे नहीं ये तो मेरे घर की तरह था, मैं तो हमेशा रहा हूं, केवल विचारों का मतभेद था। बस तुरंत वो क्या करता है कि 2 वर्ष पहले जो गाली दे रहा होता है किसी कॉन्फ्रेंस में, वहां पर ले जाता है, लेकिन ये स्पीच तो आपने दिया था, है ना, समझ रहे हो कि नहीं। तो तुरंत कैसे पक्षधरता बदल जाती है। यशवंत सिन्हा कहीं अगर स्टेटमेंट देते पाए जाते हैं कश्मीर के मुद्दे, तो पता चलता है नाराज है, इनको पार्टी में जगह नहीं मिली इसलिए, है कि नहीं। और वही अगर जगह मिल जाए तो भाषा बदल जाएगी। तो ये चीज तो आप इस चीज को इनकार नहीं कर सकते। किसी शख्स की नीति में उसका जो भौतिक हित है, उसी पर सतीश चंद्र ने कहा कि देखो पहले आप औरंगजेब की धार्मिक नीति पर गौर करिए, आपको पता चलेगा इसके पीछे भौतिक कारक क्या है। अब उसको शासक बनना था, और दारा सिकों से उसकी लड़ाई चलनी थी। दारा सिकों था उदार, अभी दारा सिकों फिर चर्चा में। दारा सिकों अत्यधिक उदार था और इसको अपना क्लाइंट बनाना था। तो दारा सिकों के विरुद्ध उत्तराधिकार का युद्ध लड़ रहा था, इसने उसमें घोषणा की इस्लाम बनाम विधर्मी, कि मैं इस्लाम का प्रतीक हूं, विधर्मी। तो इस्लाम बनाम विधर्मी का नारा दिया तो जाहिर है कि उलेमाओं का समर्थन इसे मिला, रूढ़िवादी मुसलमानों का समर्थन मिला, और तब उसने इस्लाम बनाम विधर्मी का नारा देकर उसने दारा सिकों को काफिर घोषित किया और अपने आप को समर्पित मुसलमान। फिर जब दारा सिकों को रास्ते से हटाकर जब बादशाह बनना चाहा, तो उसके कोरोनेशन में ही उलेमाओं ने, जो दिल्ली के, जो आगरा के उलेमा थे और दिल्ली के उलेमा थे, उन्होंने उस पर क्वेश्चनिंग कर दी। क्योंकि मुस्लिम शरीयत के अनुसार अगर पिता जीवित हो तो पुत्र को गद्दी नहीं दी जा सकती। तो औरंगजेब का तो पत्ता कट रहा था। ठीक, अब्दुल वहाब एक उलेमा था, उसने रास्ता निकाला कि अगर पिता जीवित हो, लेकिन पिता अगर शारीरिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो, तो फिर वैसी स्थिति में वह पुत्र को भी गद्दी मिल सकती है। तो इसलिए उसका रास्ता निकल गया। तो अब कहते हैं सतीश चंद्रा कि चूंकि वो पहले ही वचन हार चुका था, उलेमाओं का वशीभूत हो चुका था, क्योंकि उलेमा तो पहले ही उसे ऑबलाइज कर चुके थे, दारा सिकों के विरुद्ध उनको समर्थन मिला था, पिता के रहते हुए गद्दी मिली थी, इसलिए उसने रूढ़िवादी धार्मिक नीति अपनाना औरंगजेब की मजबूरी थी। यहीं से उसकी कहानी शुरू है। आई यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? है तो उसकी व्यक्तिगत विचार। अकबर है तो ठीक है, अकबर औरंगजेब से ज्यादा उदार है। हम ये फॉर्मूला नहीं कर सकते कि अकबर प्लस भौतिक कारक इजकल टू औरंगजेब, या औरंगजेब माइनस भौतिक कारक इजकल टू अकबर। ये फॉर्मूला नहीं चलेगा, लेकिन क्योंकि अकबर वास्तव में अपनी निजी सोच में औरंगजेब से ज्यादा उदार है। लेकिन क्या उसकी नीति के लिए उदारता के लिए उत्तरदायी है? हाँ ठीक है, उसने तैमूर और चंगेज की मंगोल उदार परंपरा को इनहेरिट किया। अपनी माता हमीदा बानो बेगम, अपने गुरु अब्दुल लतीफ का भी प्रभाव है, पुराने जो दिल्ली सुल्तानों की नीति का भी प्रभाव है, भक्ति सूफी का भी प्रभाव है, सबका प्रभाव है। लेकिन क्या यह सच्चाई है कि नहीं कि अकबर ने उदार धार्मिक नीति अपनाई? उसका एक कान कहीं ना कहीं एक संयुक्त अमीर वर्ग का निर्माण करना था, राजपूतों का समर्थन भी लेना था, और वह उदार धार्मिक नीति के माध्यम से भारत के सबसे बड़े सैनिक बाजार में, माने मिलिट्री मार्केट ऑफ इंडिया, दैट वाज राजपूताना, उसमें कदम रखना चाहता था। यह सच्चाई है कि नहीं? तो इसका मतलब है केवल किसी शासक की विचारधारा या उसका दृष्टिकोण ही नीति को निर्धारित नहीं करता है। पूरा इंटरप्रिटेशन बदल दिया। अब क्या था कि पहले, अच्छा, मार्क्सवादी विद्वानों की एक परंपरा होती है कि जहां तुम गोल्डन गोल्डन बोलोगे, सोना सोना दिखाओगे, वहां कुछ काला धब्बा फेंकते हैं, और जहां काला काला दिखाओगे वहां पर कुछ चमकीला चीज दिखा देंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? क्या समझ रहे हो? हाँ,
मैंने जहां पर देखो कि जिसको तुम देखो जैसे औरंगजेब पर काला धब्बा लगा हुआ है तो उसमें से कुछ व्हाइट निकालेंगे, और अकबर पर केवल गोल्डन गोल्डन लगा हुआ तो कहीं वहां भी दिखाएंगे ये। या शेरशाह, मुख्य समस्या आई शेरशाह। शेरशाह की बड़ी तारीफ होती थी मार्क्सवादी इतिहास लेखन से पहले, चूंकि देखो दो ये है स्कूल, एक राष्ट्रवादी स्कूल में इलाहाबाद बेस्ड जो था वो राष्ट्रवादी स्कूल ही था, उसको संवैधानिक राष्ट्रवादी कहते हैं, जिसमें आरपी त्रिपाठी थे, परमात्मा शरण थे, ईश्वरी टोपा थे, तो ये सब कहलाते थे संवैधानिक राष्ट्रवादी जो इलाहाबाद बेस्ड थे। इन्होंने शेरशाह की खुलकर प्रशंसा की थी, बहुत खूब शेरशाह की होती थी, शेरशाह अकबर का पूर्वगामी था, शेरशाह अकबर का पूर्वगामी था, शेरशाह ने ही रास्ता बनाया। तो जब अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी का विकास हुआ तो इन्होंने चैलेंज किया दो आधार पर। इन्होंने कहा कि देखिए, पहली बात कि इन्होंने सोर्सेस पर बल दिया, कहा कि शेरशाह महान था, आप शेरशाह के बारे में कैसे जानते हैं, आप पहले सोर्स बताइए। तो पता चला कि शेरशाह के बारे में जो हम जानते हैं उसका आधार है अब्बास खां शेरवानी। तो बोले कि पहले अब्बास खां शेरवानी का परीक्षण कीजिए, क्योंकि अब्बास खां शेरवानी ने पुस्तक लिखी तारीख शेरशाही। तो अब्बास खां शेरवानी का परीक्षण करने के बाद उन्होंने पाया कि अब्बास खां शेरवानी एक अफगान इतिहासकार था और वह शेरशाह के युग का बहुत बड़ा प्रशंसक था, क्योंकि इससे पहले जो बहलोल लोदी का अफगान साम्राज्य था वह विघटित हो चुका था, विफल हो गया था। तो बहलोल लोदी के अफगान साम्राज्य से उसने सबक लिया विफलता से, और फिर शेरशाह और बहलोल लोदी के बीच का जो काल था उसको उसने बड़ा ही महान काल माना कि ये जो दोनों काल है, बहलोल लोदी का काल और शेरशाह के बीच जो अफगान राज्य रहे, वो पहला अफगान साम्राज्य विफल हो गया, और अफगान साम्राज्य को अगर सफल बनाया तो शेरशाह ही बनाया, और शेरशाह भी अफगान था, इसलिए अब्बास खां शेरवानी ने जी भर के शेरशाह की तारीफ करनी शुरू कर दी। और चूंकि अब्बास खां शेरवानी ही एकमात्र स्रोत था, तो अब्बास खां शेरवानी को आधार बनाकर जो आधुनिक इतिहास लेखक हैं, जिसमें के.आर. कानूनगो थे एक महत्वपूर्ण, उन्होंने अब्बास खां शेरवानी को लेखन का आधार बनाकर ही शेरशाह पर लिखा। और दूसरा फैक्टर हो गया कि इधर जो ब्रिटिश हिस्टोरियन शेरशाह पर लिख रहे थे उनको कहीं ना कहीं अकबर से अदावत थी और अकबर के आकार को छोटा करना चाहते थे। तो अकबर के आकार को छोटा करने के लिए शेरशाह के आकार को बढ़ाया। तो इन्होंने कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन उठाया। इन्होंने कहा कि अच्छा एक बात बताइए, शेरशाह ने सूबा प्रशासन का कौन सा ढांचा स्थापित किया? फिर केंद्रीय प्रशासन ने आप शेरशाह को अकबर का पूर्वगामी कैसे कहेंगे? क्योंकि शेरशाह के समय जो भी आप देखेंगे वही दीवाने विजारत, दीवाने इंसा, दीवाने रिसालत और दीवाने आरिज है जो आप सल्तनत काल से ही चला रहे हैं। उसमें केवल उसने केंद्रीयकरण का पुट बढ़ाया, लेकिन जो महत्वपूर्ण विभाग जिसको तुम दीवाने कुल या दीवाने आला कहते हो, या मीर बख्शी का विभाग कहते हो, या खाने समांग का विभाग कहते हो, ये सारे नए विभागों का सृजन तो अकबर ने ही किया है। तो केंद्रीय प्रशासन में ये सारे विभाग तो अकबर ने बनाए हैं। और फिर जो आप सूबा प्रशासन कहते हो, तो शेरशाह के समय तो सूबा प्रशासन है ही नहीं, सूबा प्रशासन अकबर ने ही बनाया है। और फिर उन्होंने कहा कि जब स्थानीय प्रशासन आप कहते हो सरकार जो शेरशाह ने बनाया है, उसका आधार में सिख तो पहले ही बना हुआ था जो सल्तनत काल में था, और परगना भी तो सल्तनत काल में था। शेरशाह ने उसको थोड़ा चुस्त बना दिया, लेकिन संरचना तो पहले से ही थी। और बुरा इस व्यवस्था में अगर शेरशाह ने किया तो अलाउद्दीन खिलजी तो पहले ही कर चुका था, शेरशाह ने उसमें कुछ सुधारा, और शेरशाह में त्रुटि रह गई तो उसको अकबर ने फिर सुधारा। अकबर ने उसको आईने दसाला के रूप में डेवलप किया। तो आप सब चीज का फिर हिंदुओं के प्रति शेरशाह ने कौन सी नीति अपनाई? वो तो अकबर नहीं अपनाई। जिसको तुम कहते हो उदार धार्मिक नीति और राजपूत नीति, उसका तो स्पष्ट वो निर्धारण कर नहीं सका, वो तो अकबर नहीं किया। तो अब क्यों अकबर आप शेरशाह को कह रहे हो अकबर का पूर्वगामी और अकबर को श्रेय नहीं दे रहे हो? इन्होंने जमकर लोहा लिया और अकबर को आगे बढ़ा दिया। समझ रहे हो कि नहीं? जो विपक्षी वाले हैं वो कहते हैं कि जा सुनिए भाई, वो 50 वर्ष शासन किया है, 5 वर्ष शासन किया, तो ये भी तो देखिए क्या। तो दोनों अपनी अपनी जगह है। अब तुमको हम क्या सिखा देंगे कि जैसे पूछेगा, हाँ शेरशाह अकबर का पूर्वगामी था, इस कथन के प्रकाश में शेरशाह की उपलब्धियों पर टिप्पणी खींची, तो वो पहले ही हमको तो हम ऐसा समझ जाएंगे, हम अच्छा 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 शेरशाह को यहाँ फेवर करना है ना। शेरशाह अकबर का पूर्वगामी था, इस कथन से आप कहां तक सहमत है? तो कहेंगे यहां था, यहां नहीं था।
फिर पूछेगा शेरशाह अकबर का पुरोगामी था, इस कथन का समालोचनात्मक परीक्षण की। जो कहें कुछ बातें तो शेरशाह ने की, लेकिन थोड़ा सा ब्रिटिश हिस्टोरियन ने शेरशाह को बढ़ाया चढ़ाया भी है, क्योंकि यहाँ अकबर ने भी तो अपना योगदान दिया है। समझ लो, हमारा क्या काम है? हमारे तो दिमाग में तुनीर में हर तरह का तीर है, पहले शिकार देखते हैं तब तीर निकालते हैं, देखते हैं कि ये तीर नहीं चला, रख लिया, फिर दूसरा तीर निकाला। समझ रहे हो कि? और तुम लोग क्या करते हो, बिना शिकार को देखे सीधे तीर बरसाना शुरू कर देते। पहले शिकार देखा जाता है कि शिकार हमारा क्या है, उसके बाद उसका निशाना लगाया जाता है कि हाँ उसका क्या है। ये होता है इतिहास। इतिहास किस्सा कहानी नहीं होती है, आपको समझ के आधार पर आपको काम करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन जिस तरह का होगा उस तरह का तुम काम करो। तो इसमें फिर अब जो लास्ट स्कूल आएगा, ये स्कूल में जनरली मैं आपको बताऊंगा, ये संशोधनवादी इतिहास लेखन में मैं लास्ट बताऊंगा मुजफ्फर आलम, संजय सुब्रमण्यम, चेतन सिंह, कैरन लियोनार्ड, पीजे मार्शल आदि। इस दृष्टिकोण से जुड़े हुए इन विद्वानों ने अलीगढ़ विद्वानों की कई मान्यताओं को चुनौती दी है। उदाहरण के लिए अलीगढ़ विद्वानों ने मुगल राज्य को एक केंद्रीकृत संरचना करार देने का प्रयास किया था, परंतु इन विद्वानों ने इस मान्यता को चुनौती दी। उसी प्रकार अलीगढ़ विद्वानों ने 18वीं सदी के काल को संकट का काल करार दिया और मुगल साम्राज्य के पतन में आर्थिक संकट को एक महत्वपूर्ण कारण माना था, परंतु इन विद्वानों ने इस मान्यता को चुनौती देते हुए 18वीं सदी के पूर्वार्ध के काल को नई संभावनाओं से युक्त काल माना। तो अब एक बात बताइए, ये बात तो आप लोगों की समझ में आ गई होगी या नहीं आई? देखिए, अब ये जो लास्ट स्कूल है संशोधनवादी, ये अभी बहुत प्रभावी है। ये मुगल काल को संकट का काल या अंधकार का काल नहीं मानता है। अलीगढ़ विद्वानों ने मुगल साम्राज्य को केंद्रीकृत साम्राज्य माना। एक हमको याद है कि एक बहुत पहले 1991 में एक सेमिनार में हमने इरफान हबीब का सुना था। तो इरफान हबीब ने मुद्दा था कि मुगल साम्राज्य केंद्रीकृत साम्राज्य। तो इरफान हबीब ने उसको क्वेश्चनिंग की थी। उन्होंने कहा था कि मुगल साम्राज्य केंद्रीकृत साम्राज्य नहीं था, और जो कुछ एक बिंदु थे विरोध का उन्होंने बताया था, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि मुगल साम्राज्य केंद्रीकृत साम्राज्य था। अलीगढ़ हिस्टोरियंस के इस विचार को चैलेंज किया है संशोधनवादी विद्वान। इसमें कैरन लियोनार्ड है, मुजफ्फर आलम है, चेतन सिंह है, संजय सुब्रमण्यम है। ये कहते हैं, संजय सुब्रमण्यम कहते हैं कि ये मुगल एम्पायर को आप एक तरह से एक कॉमन कारपेट के रूप में नहीं देखें, बल्कि उसका बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़े हैं। मतलब वो आपको दिखते हैं केंद्रीकृत, लेकिन केंद्रीकृत है नहीं, वो कागज का शेर है। आप अंदर से देखेंगे तो वो बहुत कॉम्प्रोमाइजेज पर खड़ा है। तो अब ये पूरी धारणा केंद्रीकरण का उलट रहे हैं, डिक्लाइन के संबंध में इस अवधारणा को उलट रहे हैं। तो इनका विचार स्लाइटली कॉम्प्लेक्स है, जो मैं तुमको रेगुलर क्लास में ही इसको बता दूंगा मुगल समाज के विघटन में क्या कहना चाहते हैं। तो मुख्य रूप से ही 4 स्कूल मुगल में काम करता है। तो पीछे वाला स्कूल तो अब हम लोगों का काम का बहुत नहीं है। मुख्य जो संघर्ष है वो संशोधनवादी में और मार्क्सवादी में है, तो उसमें तरजीह संशोधनवादियों को अब दी जाने लगी है। तो ये तो हुआ तुम्हारा एक ओवरऑल। लेकिन अब याद करो फिर हम लोग कैसे शुरू करने वाले हैं, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो इतिहास लेखन का मुद्दा जहां पर आएगा उस साथ ही साथ में शासक टू शासक या प्रशासन हो या अर्थव्यवस्था हो, टॉपिक के नीचे इतिहास लेखन का बिंदु बनाकर मैं साथ ही साथ लिखता चलूंगा। अब पहले तुम आते हो मध्य एशिया में। यहां पर जो तुम देखते हो तो हिंदू कुश पर्वतमाला, हिंदू कुश पर्वतमाला के उत्तर में आप देखते हो ऑक्सस नदी है। ऑक्सस नदी के उत्तर में देखोगे तो खोरासान है, और वही रीजन कहलाता है मावरा उन नहर। तो पहले तो चंगेज खान के बारे में आपने सुना था। तो चंगेज खान ने एक विशाल साम्राज्य बनाया था, और चंगेज तो तुम देखते हो कि एक तरह से एस्करेज था उस समय के लिए मंगोल्स। लेकिन चंगेज का साम्राज्य उसकी मृत्यु के बाद विभाजित हो गया था। फिर मंगोल कई क्षेत्रों में बट गए थे, और आपने यह भी देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही मंगोल शक्ति का पतन भी हो गया था। फिर जिसको तुम मुगल कहते हो, मुगल भी मंगोलों की एक शाखा है। मतलब अगर मंगोल शब्द मध्य एशियाई टर्म है तो मुगल शब्द एक पर्शियन टर्म है। मुगल मंगोल कहीं फारसी शब्द है, वो मंगोलों से ही निकला है। और पैतृक परंपरा और मातृ परंपरा देखोगे तो मुगल मंगोलों से जुड़े हुए हैं। जैसे बाबर की जो माता थी वो मंगोल से ही थी, लेकिन वो मंगोलों का, चंगेज खान का 14वां वंशज थी। तो ये मध्य एशिया में फिर मुगल के रूप में वो स्थापित हुए। फिर मुगलों में एक शक्तिशाली शासक का उद्भव हुआ जिसने खान की उपाधि हालांकि ली थी, उसका नाम था तैमूर।
उसको प्रिंस तैमूर बोलते हैं। तैमूर ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। ये साम्राज्य मध्य एशिया से लेकर पश्चिम एशिया तक फैली हुई थी। इसमें तुरान तुरान कहते हैं मध्य एशिया के रीजन को, और ईरान रीजन कहते हैं पश्चिम एशिया के रीजन को, दोनों उस रीजन में था। और तैमूर ने भारत पर भी हमला किया था 1398 में, आपको पता है। और फिर तैमूर ने भारत को जी भर कर लूटा था, 1 लाख लोगों को यहां से बंदी बनाकर ले गया था। और फिर वहां से वह यहां से बहुत सारा धन लूट कर ले गया था, कारीगर और शिल्पियों को ले गया था, जिसको कि उसने वहां पर खुरासान में अपने महल बनवाए थे। तो लेकिन तैमूर का साम्राज्य भी अधिक समय तक नहीं टिक सका, और इसका कारण था कि मध्य एशिया में जितने भी साम्राज्य हुए उनमें गलत परंपरा थी, और परंपरा थी साम्राज्य विभाजन की परंपरा। जब कोई बड़ा शासक जब मरता तो उसके जो साम्राज्य अपने उत्तराधिकारियों के बीच बंट जाते। तो तैमूर के बाद तैमूर का साम्राज्य विभाजित हो गया था। उसी में तैमूर का पौत्र था बाबर का पिता, जिसका नाम था उमर शेख मिर्जा। तो उमर शेख मिर्जा को मिला था फरगना का राज्य। अब बाबर उसमें 10 वर्ष की उम्र में ही था। 1494 की घटना है। बाबर ने तुजुके बाबरी में लिखी है कि उसने अपने पिता को देखा था एक खास स्थापत्य पर, मतलब वो एक चिड़िया पकड़ने, चिड़िया का शिकार कर रहा था, उसमें पेड़ के पर से चढ़ते हुए और एक किसी स्थापत्य पर पैर रखकर चिड़िया को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो उससे उसका पैर स्लिप कर गया, बहुत ऊंचाई से वो गिर गया और उसकी आंखों के सामने उसका डेथ हो गया था। उसमें 10 वर्ष की उम्र थी उसकी। तुजुके बाबरी में उसने इसका वर्णन किया है। लेकिन वो 10 वर्ष में कितना जीवट इंसान था उसका अनुमान करो। अपने आंखों से आंसू नहीं आने दिया था, क्योंकि उसकी माता फिर अपना धैर्य खो देती और उसकी माता बहुत घबरा जाती। तो अपने माता के लिए उसने 10 वर्ष का बच्चा, जिसका पिता का अपने सामने में डेथ हुआ है, आंख में एक बूंद आंसू नहीं आने दिया। नॉर्मली तुम अगर मुगल शासकों में देखोगे तो बाबर का जो लाइफ है वो इतना चैलेंजिंग लाइफ है कि वास्तव में भारत में इस्टेब्लिश होने के बाद तो मुगल जो फैमिली है वो तो बहुत काफ़ी स्थिर और स्टेबलाइज हो गया था। लेकिन बाबर का जो लाइफ है वास्तव में बड़ा इंस्पायरिंग और मतलब क्या कह सकते हो, बहुत एडवेंचरस और लाइफ रहा है उसका। जैसे देखो, वो जब फरगना का शासक था तो 1494 में 10 वर्ष के रूप में वो 10 वर्ष की उम्र में उसको फरगना का शासक बना। परंतु उस समय भी वो इतना महत्वाकांक्षी था कि उस समय उसकी नजर समरकंद पर थी, और समरकंद का हिस्सा उसकी, जैसे अभी मध्य एशिया में जैसे साम्राज्य यहाँ तो ऊपर और जगह चाहिए है नहीं। आप कल्पना करें कि मध्य एशिया में एक बड़ा साम्राज्य था, मध्य एशिया में एक बड़ा साम्राज्य था, उसको आप कहते हो उज्बेक का साम्राज्य। उज्बेक लोग थे एक तरह से। तो एक तो तैमूर का साम्राज्य वो भी सुन्नी थे, उज्बेक भी सुन्नी थे, वो भी मध्य एशिया जनजाति थी। उसने अपना साम्राज्य बनाया और उसमें उज्बेक शासक था शाहबानी खान उज्बेक। और चूंकि तैमूर का साम्राज्य जब टूट गया तो छोटा 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 मुगल राज्य यहाँ पर स्थापित है। इसी क्रम में तो ऊपर है, अब जगह नहीं है, जैसे ऊपर है उसी राज्य के क्रम में था फरगना का राज्य। तो जो फरगना का राज्य, वो फरगना का शासक है बाबर, और बाबर की निगाह समरकंद पर है। और समरकंद का वास्तविक स्वामी उसका चाचा हेरात का शासक है। हेरात भी एक राज्य था उसके चाचा के पास था, उसी के अंतर्गत समरकंद था। तो अपने चाचा से वो समरकंद छीनना चाहता था और उसने समरकंद पर चढ़ाई भी की। लेकिन तभी उसका चाचा हेरात के शासक ने शाहबानी खान उज्बेक से सहायता मांग ली। शाहबानी खान उज्बेक तुरंत बाबर के ऊपर चढ़ाई कर दी। छोटा सा शासक कहां शाहबानी खान उज्बेक को सह पाता, समरकंद इसके हाथों से निकल गया। हालांकि उसका लाइफ का वो बड़ा ही कह सकते हो कि वो ब्लैक मोमेंट था, क्योंकि बड़ा दिलचस्प घटना एक नैरेटिव नॉवेल में दिया है। नैरेटिव नॉवेल में इस तरह की घटनाएं देते हैं कि जब बाबर समरकंद में था और समरकंद पर कब्जा किया था तो उसने प्लान किया था कि अपने परिवार के लोगों को हम समरकंद बुला लेंगे। उसने कोशिश यही करी थी। तो उसने अपने माता को और परिवार के बाकी मेंबर्स को कहा था समरकंद आने के लिए। उसके माता और बाकी परिवार के मेंबर्स आ रहे थे। सुबह जब सोकर उठा तो फरगना से जिसमें उसकी फैमिली चली तो उसका एक सौतेला भाई था, उसने फरगना पर कब्जा कर लिया। उसकी फैमिली अभी रास्ते में ही थी और अपने घर पर था तो उसको सूचना मिली कि फरगना उसके हाथ से निकल गया। तो बेचैन ही हो रहा है। उसी समय एक दूत दौड़ता हुआ आया और कहा
कि समरकंद में सैवानी खां उज्बेक की सेना घुस चुकी है। मतलब अगर सैवानी खां उज्बेक की सेना घुस गई, इसका मतलब समरकंद को अब बचा नहीं सकते, क्योंकि बहुत बड़ा पावरफुल रूलर था वो। तो बाबर पहले घुटने पर बैठ जाता है कि आई एम फिनिश्ड नाउ, मेरी कहानी समाप्त हो गई। फरगना भी गया, समरकंद भी गया। लेकिन तभी उसने देखा कि एक पोर्ट्रेचर लटका हुआ था तैमूर का। बस तुरंत वो खड़ा हुआ, कहा कि नहीं, लेकिन मैं इस हार को अस्वीकार करता हूं। मैं तैमूर का पत्र का सेंटर में हेडिंग दीजिए,